स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सोल प्रोप्राइटरशिप। अब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या देखा था हमने कि एक अकेला रामलाल था जिसने सारा काम किया था, प्रॉफिट शेयरिंग, रिस्क भी उठाना, मैनेजमेंट, कंट्रोल, कैपिटल का जुगाड़ करना, सारा का सारा काम किसका था? रामलाल का। लेकिन ये क्या हुआ? अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या हुआ ना कि रामलाल फैमिली ट्री बनाते हैं। ये क्या हो गया? इनके 2 सन, इनके डॉटर सन। ये क्या है? ये एक फैमिली बिजनेस, फैमिली ट्री है। ठीक, तो ये क्या? अनडिवाइडेड फैमिली है पूरे के पूरे। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे एल्डेस्ट होता है ना, एल्डेस्ट मेंबर को हम कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता, कर्ता बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, वो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और सिर्फ इंडिया में फाउंड करा जाता है। क्या है? सबसे ओल्डेस्ट है और सिर्फ इंडिया में है। ये जो बिजनेस है ये ओन्ड एंड कैरीड बाय द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कौन करता है कैरी? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब वो फैमिली जो कि डिवाइडेड नहीं है, एक तरह से आप कह सकते हैं जॉइंट फैमिली। अब एक बात बताइए, हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या उसमें कोई भी लॉ था जो गवर्न करता था सोल प्रोप्राइटरशिप को? नहीं ना, कोई भी लॉ नहीं था। बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए एक लॉ है। ठीक है, किसके अंदर है? लॉ, हिंदू लॉ के द्वारा ही ये चलता है। The business is controlled by the eldest member of the family. अभी मैम ने बताया कि जो eldest member होगा उसको हम कर्ता कहते हैं। All the members of the family have equal ownership right over the property of an ancestors are called co-passings. ठीक है, तो क्या होता है कि एक ऐसी क्या ना फैमिली है, ठीक, ये सारे फैमिली बिजनेस में है। एक प्रॉपर्टी है जो बिजनेस का, उसमें सबका बराबर का हिस्सा है, जितने भी हैं सब पे क्या है? बराबर का हिस्सा है। हम उनको क्या कहते हैं? कोपासिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 2 मेंबर जो है क्या होने चाहिए? फैमिली में मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो 2 कंडीशन आपका होना जरूरी है कि जो मेंबर हो वो दो हो या फिर 2 से ज्यादा हो, 2 या 2 से 2 और मोर मेंबर हो। एंड नेक्स्ट क्या है? कुछ एंसेस्टर के प्रॉपर्टी होना जरूरी है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी मतलब पूर्वज की प्रॉपर्टी, इसको हम क्या कहते हैं? पूर्वजों की प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे दादाजी हो गए, दादाजी के दादाजी हो गए, उनके पास कोई प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो 2 बेसिक कंडीशन जो है ये आपका जरूरी है, 2 या 2 से ज्यादा मेंबर हो फैमिली में और एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी हो। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, कर्ता कौन होता है? एल्डेस्ट मेंबर को हम कर्ता कहते हैं। आइए फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला फीचर है मेंबरशिप बाय बर्थ। कोई बच्चा अगर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जन्म लेता है, ठीक है, जैसे ही उस बच्चे की बर्थ होती है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? मेंबर हो जाता है। इसमें कोई ऐसा नहीं, एज लिमिटेशन नहीं है कि आप 16 प्लस होगे या फिर 18 प्लस होगे तो आपको मेंबरशिप मिलेगी। ठीक है, तो हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जैसे ही कोई बच्चा जन्म लिया, ठीक है, वो क्या हो जाता है? मेंबर हो जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। और एक चीज आपको याद रखने वाली है कि जितने भी मेंबर्स इसमें होते हैं सबके पास इक्वल ओनरशिप राइट होता है। किसके ऊपर? एंसेस्टर के प्रॉपर्टी के ऊपर क्या होता है? इक्वल ओनरशिप होता है एंसेस्टर प्रॉपर्टी। जन्म से ही वो मेंबर हो जाता है और जो एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है उसमें इक्वल राइट होता है। उनको हम क्या कहते हैं? कोपासिंग्स कहते हैं। देयर आर 2 सिस्टम विच गवर्न मेंबरशिप। तो ये मेंबरशिप को गवर्न करने के लिए क्या है? 2 सिस्टम है। मेंबरशिप मतलब कि कौन मेंबर हो सकता है, कौन मेंबर नहीं हो सकता है, इसके लिए 2 सिस्टम लाया गया है। पहला है दया भागा, दूसरा है मिताक्षरा। ठीक, दया भागा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। दया भागा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। दया भागा ये कहता है कि बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स हो सकते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। क्या बोलता है दया भागा? मेल एंड फीमेल दोनों मेंबर्स हो सकते हैं
वेस्ट बंगाल में ये सिस्टम प्रिवेल करता है। अब कैसे याद रखेंगे, देखिए दया मतलब पिटी, ठीक है, मुझे किसी पे दया आ गई, तो ना यहाँ पे क्या किया गया ना, महिलाओं पे थोड़ा दया दिखाया गया और उनको भी उनको भी मेंबर बनाया गया ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है, तो याद रखने के लिए है ये दया भागा सिस्टम में क्या होता है, दया खा के हमने दोनों मेल एंड फीमेल को क्या किया, पार्टनर बनाया, मेंबर बनाया। लेकिन मिताक्षरा सिस्टम क्या है, वेस्ट बंगाल के अलावा बाकी जगह है। दया भाग के कहाँ गया, वेस्ट बंगाल, और उसको दया आ गई, मेल फीमेल दोनों को उन्होंने मेंबरशिप में ले लिया। लेकिन जो मिताक्षरा है वो वेस्ट बंगाल के अलावा सारे जगह फॉलो होता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर की बात की जाती है। किसमें बात की जाती है कि जो मेल मेंबर होगा, मेल मेंबर वही मेंबर होगा, फीमेल मेंबर को हम लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में नहीं काउंट करते हैं। ठीक, अब कैसे फॉर्मेशन होगा, ये तो मेंबरशिप की बात हो गई। फॉर्मेशन कैसे होगा इसका, फॉर्मेशन होगा कि कोई भी, मैंने बताया कि 2 मेंबर होने चाहिए और एंसेस्टर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। एन इंडिविजुअल बिकम द मेंबर बाय बर्थ, ही तो आपको पता है। तो कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, कि कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। और ये कौन से एक्ट से गवर्न होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सिस्टम इज गवर्न्ड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। क्या है बोलिए, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 क्या होगा, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी क्या होगी, जो कर्ता होगा, कर्ता मैम ने क्या बताया, जो एल्डेस्ट मेंबर होगा वो क्या होगा, वो कर्ता होगा, तो उसकी लाइबिलिटी जो होगी अनलिमिटेड होगी। लेकिन जितने भी अदर्स मेंबर हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर ऑफ को पार्टनर्स। क्या होता है कि जो सबसे बड़े थे उनके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। वो क्या करेंगे, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच के वो अपने लाइबिलिटी को कम करेंगे। ठीक है, लेकिन जितने अदर्स हैं, कर्ता के अलावा जितने भी मेंबर हैं, उनको ना उनके पास लिमिटेड लाइबिलिटी है जितना उनका शेयर है। मैंने बताया इंसेस्टेड प्रॉपर्टी में सबका बराबर का हिस्सा रहता है। मान लेते हैं 4 लोग हैं मेंबर, तो चारों का बराबर हिस्सा है। कर्ता के पास ना जितनी भी लाइबिलिटी आएगी सब वो चुकाएंगे, लेकिन जो ये बाकी मेंबर ये सिर्फ अपने हिस्से के लिए जिम्मेदार रहेंगे। कंट्रोल की बात करें तो जैसे ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी ले रहे हैं ना करता, तो कंट्रोल भी इन्हीं के पास रहता है। जो हेड ऑफ द फैमिली है, हु इज द एल्डेस्ट मेंबर एंड इज कॉल्ड करता, ही टेक्स ऑल द डिसीजन टू मैनेज द बिजनेस। तो जो हेड ऑफ द फैमिली है, हालांकि वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी बेयर कर रहे हैं, इस वजह से क्या कंट्रोल किसके पास होती है, कर्ता के पास होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में कंटिन्यूटी की दिक्कत थी, इंसॉल्वेंट हो गया कोई, बिजनेस बंद हो गया, डेथ हो गया, इन चीजों की वजह से बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो पाता था। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता की डेथ के बाद, कर्ता की डेथ का जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा ना, वो उसका जगह ले लेता है। समझ में आया, नेक्स्ट जो एल्डेस्ट मेंबर होगा वो कर्ता बन जाएगा और बिजनेस क्या होगी, कभी भी एंड पे नहीं आएगी। However, the business can come to an end with the consent of all the member. क्या हुआ कि अगर सभी के सभी मेंबर नहीं रहे तो वहां पे कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, वहां पे एंड हो सकता है बिजनेस का। अदरवाइज जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा वो आपका कर्ता बन जाता है। माइनर मेंबर, यहाँ माइनर मेजर की बात नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि जन्म लेते ही वो मेंबर क्या हो जाएगा, मेंबर जो है माइनर से मतलब नहीं है हमें, क्या वो मेंबर बन जाएगा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। नो मैक्सिमम लिमिट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जितने भी को पार्टनर्स हैं वो और रहेंगे कि नहीं रहेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कोई नंबर में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाउएवर ओनली 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर्स इन द बिजनेस। 3 जनरेशन की बात कर रहा है, ठीक है, ये दादाजी हैं, दादाजी के बेटे हैं, फिर ये उनके बच्चे। ठीक, अब हो सकता है इनके 5 बच्चे हों, इनके भी 5 हों, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। 3 जनरेशन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 3 सक्सेसिव जनरेशन होने चाहिए। नंबर्स ऑफ मेंबर्स से कोई लेना देना नहीं है यहाँ। चलिए अब हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं।
पार्टनरशिप। जैसे हमने अभी देखा कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस लॉ के द्वारा गवर्न किया जाता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, वैसे पार्टनरशिप भी क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा गवर्न किया जाता है। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन हु एग्री टू जॉइंटली परस्यू अ बिजनेस एक्टिविटी। देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए पार्टनरशिप क्यों आया, पार्टनरशिप इसलिए आया क्योंकि जो सोल प्रोपराइटर थे उसमें भी कुछ कमियां थी। क्यों, डेथ की वजह से बिजनेस बंद हो जाता था, कैपिटल लिमिटेड था, तो इस वजह से क्या किया गया ना, पार्टनरशिप आया, जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग ज्वाइंटली एक बिजनेस एक्टिविटी को लेके चल सकते हैं। क्या होता है ना, वो अपने फाइनेंस को, रिसोर्स को, सारी चीजों को पूल करते हैं। पूल करना मतलब एकत्रित करना, इकट्ठा करना। फॉर एग्जाम्पल मिंकी चिंकी, आपने देखा होगा, मेरा नाम मिंकी है, इसका नाम, इसका नहीं पता, वैसे करके। तो जो मिंकी चिंकी हैं वो दोनों ने क्या किया, सोचा कि पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, दोनों मिलके बिजनेस करते हैं। इनके पास था 50,000, इनके पास था 80,000, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मिलके, अब ये अकेले करते उतनी बड़ी बिजनेस नहीं हो पाता, ये अकेले करते उतना बड़ा नहीं हो पाता, तो दोनों मिलके कैपिटल, दोनों मिलके क्या किया, इन्होंने एक बिजनेस फॉर्म किया। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। It is formed when there is need for greater capital investment, there is skills and sharing of risk। क्या होता है इससे, देखिए दो तीन फायदे दिखे हमें, कि पहले तो कैपिटल बढ़ जाएगा, हमारे पास अकेले 50,000 था, किसी और के पास 80,000 है, तो मिलके कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, स्किल भी बढ़ गया। हो सकता है मैं किसी स्पेसिफिक चीजों में अच्छा हूँ, दूसरा जो है वो किसी स्पेसिफिक चीजों में अच्छा है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छी बात है। रिस्क भी शेयर हो जाएगा, अगर बिजनेस को लॉस होगा तो बेयर करने के लिए दो लोग हैं, अकेले हमें लॉस को बेयर नहीं करना पड़ेगा। आइए फीचर देखते हैं। सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन। तो मैंने बताया कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है पार्टनरशिप को, ठीक है। पार्टनरशिप, बिकॉज पार्टनरशिप बिजनेस कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, थ्रू द एग्रीमेंट होना यहाँ जरूरी है। क्या आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एग्रीमेंट होना जरूरी था? नहीं, वहां पे बाय बर्थ क्या होता था, बाय बर्थ ही मेंबरशिप मिल जाती थी। लेकिन पार्टनरशिप में आपका एग्रीमेंट होना जरूरी है पार्टनर्स के बीच। दिस एग्रीमेंट एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कंडीशन गवर्निंग द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। जैसे कि कितना कौन प्रॉफिट रखेगा, जितना प्रॉफिट, मतलब जैसे 50-50 का चलेगा या 60-40 का रेशियो, या जितने कैपिटल लगाया है उस हिसाब से हम अपने प्रॉफिट लॉस उसको शेयर करेंगे। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, जरूरी है, एग्रीमेंट जरूरी है। मान लेते हैं आप दो फ्रेंड्स हो, मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या बिजनेस क्या कोई प्रोजेक्ट ही बना रहे हो, तो प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपने उस प्रोजेक्ट में 300 रुपीज़ लगाया और उन्होंने 200 लगाया, ठीक है। उस प्रोजेक्ट से अगर कोई अर्निंग होगी तो आप 3:2 के रेशियो में बांट सकते हो, पहले से एग्रीमेंट रहना चाहिए, या तो ये कर सकते हैं 50-50 कर सकते हैं ना। तो ऐसे एग्रीमेंट होना जरूरी है, वरना बाद में क्या होगी, लड़ाइयाँ होंगी। द बिजनेस मस्ट बी लॉफुल, their basic aim should be earn profit। बेसिक एम क्या होना चाहिए बिजनेस का, प्रॉफिट को अर्न करना। चलिए लाइबिलिटी की बात करते हैं। तो जो पार्टनर्स होते हैं ना फर्म के, उनके पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कैसी लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी। पर्सनल असेट मे बी यूज्ड फॉर रीपेइंग डेट इन केस ऑफ द बिजनेस असेट आर इनसफिशिएंट टू पे बिजनेस डेट। देखिए अगर चिंकी एंड मिंकी ने, इन्होंने 50 के लगाया था, इन्होंने 80 के लगाया था, तो क्या करेंगे, पहले तो अपने कैपिटल, इतना इनका क्या है, लाइबिलिटी अराइज होता है कि मैंने 50 के लगाया था तो इतने तक का नुकसान होगा तो ये बियर करेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म के पास कम पड़ रही है, ठीक है, इनसफिशिएंट टू पे बिजनेस डेट, तो क्या होगा, ये लोग अपना पर्सनल एसेट भी ला सकते हैं। Further, the partners are jointly and individually liable for the payment of the firm debt। अब जैसे मान लेते हैं कोई डेट है फर्म का जो हमें चुकाना है, 1 लाख का है, ये मान लेते हैं 5 लाख का है, तो इनको या तो मिलके चुकाना होगा या तो इंडिविजुअली।
ये कैसे डिपेंडेंट होगा? वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। इसीलिए पहले से डिसाइड करना ज़रूरी होता है कि 50-50 रहेगा कि 5:8 का रेशियो रहेगा, ये पहले से डिसाइड करना ज़रूरी रहता है। Individually, each partner can held responsible to repay the debt of the business. However, such a partner can later recover the balance amount from the partner. हो सकता है चिंकी के पास अभी नहीं हो, मिंकी रीपे कर दे इनके तरफ से, लेकिन बाद में मिंकी जो है चिंकी से जरूर ले लेंगे. For example, A and B are partners of a firm sharing profit and losses equally. The asset of the firm amount 1 lakh, but the firm's debt are 1,50,000. ठीक है, असेट जो है 1 लाख का ही है, लेकिन जो डेट है मेरा 1,50,000 का है. तो 50,000 क्या हो गया यहाँ पे हमको लाना पड़ेगा. दोनों मिलके लाएंगे तो कितना कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा. तो वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से भी ला सकते हैं. बट इफ सपोज बी इज इंसॉल्वेंट, बी के पास क्या एक भी पैसे नहीं बचे, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या होगा? ये अकेला लाइबल होगा पे करने के लिए 50,000. तो क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगा. समझ में आया? तो बिजनेस फिर से मैम बता दीजिए एक बार, फिर से बताते हैं. देखिए लाइबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. क्या हो रहा है? हमने क्या देखा कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप में भी था, यहाँ भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. अगर पार्टनरशिप बिजनेस जो है लाइबल नहीं सफिशिएंट नहीं है डेट को पे करने में, तो पर्सनल प्रॉपर्टी से भी जो पार्टनर्स हैं वो रीपेमेंट करेंगे. ये है पार्टनरशिप. रिस्क बेयरिंग क्या होता है? तो जो पार्टनर्स हैं जो रिस्क इन्वॉल्व है बिजनेस में, the partners bear the risk involving the running the business. The reward comes in the form of profit which are shared by them in agreed ratio. तो जो अग्री किया इन्होंने रेशियो शेयर करने के लिए, उसी रेशियो में ये लोग शेयर करते हैं. ठीक है. डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, ये कैसे होगा? All the partners are allowed by the law to take part in management of the business. However, they may agree to entrust day-to-day management of the business firm to a few or any one of them. देखिए पार्टनरशिप में क्या होता है ना, कोई एक सभी के बिहाफ पे काम कर सकता है. मान लेते हैं यहाँ 4 पार्टनर हैं, तो कोई एक जो है सभी के बिहाफ पे काम कर सकता है, या सभी मिलके भी काम कर सकते हैं. मैनेजमेंट में कोई ये कंपलसरी नहीं है कि सभी मिलके करें या सिर्फ 2 ही करें. कोई एक बंदा भी सभी के बिहाफ पे काम मैनेजमेंट कर सकता है. ये होता है पार्टनरशिप. कंटिन्यूटी की बात करें तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ना, पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड एनी पार्टनर रिटायर. देखिए पार्टनरशिप एंड पे आता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म नहीं. पार्टनरशिप क्या है? 2 लोगों के बीच में एग्रीमेंट है, उसको हम पार्टनरशिप कहेंगे. मैंने जैसे मिस्टर ए एंड बी ने, ये दोनों के बीच में पार्टनरशिप है. बी की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप एंड पे आएगा, पर पार्टनरशिप फर्म एंड पे नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि फर्म तो अभी भी चलेगा. 3 पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, तो ये दोनों पार्टनर मिलके फर्म चलाएंगे. तो पार्टनरशिप फर्म की डेथ नहीं होगी, पार्टनरशिप फर्म नहीं खत्म होगा. बी की डेथ हो गई, रिटायरमेंट हो गया, या न्यू पार्टनर भी आ गया, मान लेते डी आ गया, तो आपका जो पार्टनरशिप है वो चेंज होगा. पार्टनरशिप फर्म जो है एंड पे नहीं आएगा. अब जैसे क्या हुआ, कोई रिटायर हो गया, but if the remaining partner agree to continue working together under the first name, they can continue. डेथ के बाद भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर. यही बात थी. मेंबरशिप की बात करें तो लीस्ट 2% तो होना चाहिए. 1% से पार्टनरशिप नहीं होगा, वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा ना. तो एटलीस्ट 2% तो होने चाहिए. द पार्टनरशिप एक्ट फिक्सेस नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ पार्टनर. ये आपको याद रखना है कि जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये कुछ भी नहीं बताता है. पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं बताता है कि हमारे में कितने पार्टनर्स रहेंगे, नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं. बट कंपनीज एक्ट 1956 बताता है कि 10 पर्सन होंगे बैंकिंग में, 20 होंगे अदर बिजनेस में. हालांकि कंपनीज एक्ट 2013 ये बताता है कि 50 हो सकते हैं. कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 50. ये तो पुराना वाला डेटा है कि बैंकिंग नॉन बैंकिंग को लेके कंपनीज एक्ट 1956 बताइए. लेकिन 50 पार्टनर्स किस में हो सकते हैं ना, कंपनीज एक्ट 2030 के अकॉर्डिंग कितने हो सकते हैं पार्टनर्स? 50 हो सकते हैं. ठीक है. तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे, तो पार्टनरशिप एक्ट कुछ नहीं बोलता है. इन कंपनीज एक्ट 2013 बताता है कि 50 पार्टनर्स हो सकते हैं. म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप. देखिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरी पार्टनर इज द ओनर एज वेल एज द एजेंट ऑफ द फर्म एंड एजेंट ऑफ द पार्टनर्स। द एक्ट ऑफ वन पार्टनर आर बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर। अब भी एक ने कोई भी डिसीजन ली तो उसके लिए बाकी सारे पार्टनर्स भी क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, ए बी सी डी पार्टनर है, ए ने कोई लोन लिया तो अगर डेट आती है, ठीक है, लाइबिलिटी आती है, डेट अराइज होती है पार्टनरशिप के ऊपर, तो सारे के सारे पार्टनर जो होंगे लाइबल होंगे। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर। द कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय एनी वन पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन द अदर। अब वही बात हो रहा है कि मैंने 50 लाख का लोन ले लिया तो मैं सिर्फ अकेले लाइबल नहीं हूँ, जितने भी पार्टनर्स हैं हमारे पार्टनरशिप फर्म में वो सब लाइबल है। हालांकि सिग्नेचर मेरे इंडिविजुअल एक पार्टनर के हैं, बट सारे के सारे पार्टनर्स क्या हैं, लाइबल है वहाँ पे। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं है, नॉट कंपलसरी फॉर अ पार्टनरशिप फर्म, लेकिन प्रेफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करा सकते। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए तो कोई लॉ है नहीं, तो आप उसको रजिस्टर कहाँ कराओगे। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म है कंपलसरी नहीं है, बट आप रजिस्टर करा सकते हो, उसके सर्टेन एडवांटेजेस हैं।